Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 17 November, so let's get started. Okay, this Cyprus न्यूज़ इसको इतना ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, बस अगर आपने सफिशिएंटली जान लिया है कि कैसे ब्लैक मनी और ये सब राउंड ट्रिपिंग होकर इंडिया में ही वापस आ जाता है। ऑलराइट, और क्यों हमारे रेगुलेटरी नॉर्म्स इतने वीक हैं कि लोग यहाँ पे गलत फाइनेंशियल फ्रॉड करके इजीली कहीं चले जाते हैं और उनको वहां पर वीजा भी मिल जाता है। ओके, एंड रिमेंबर दैट केस ऑफ मेहुल चोकसी कि जो उसके आई थिंक नीरव मोदी के साथ इन्वॉल्व था। एंड इसने एक कैरिबियन कंट्री थी, आई थिंक गयाना और समथिंग, उस कंट्री पे अपनी सिटीजनशिप की री एप्लीकेशन अप्लाई की थी और इंडिया ने उसको क्लियरेंस भी दे दिया था। जब वहां की गवर्नमेंट ने क्लियरेंस मांगा था इसको सिटीजनशिप देने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू इट। ओके, सो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस, उसकी वजह से ही होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। उत्तरकाशी रेस्क्यूअर इंच क्लोजर टू मैन ट्रैप्ड इन टनल। तो ये टनल की जो दो टेक्नोलॉजी है ये कल हमने देख ली थी एक्सप्लेन पेज में। आज तमिलनाडु गवर्नर रिटर्न्स 10 बिल्स स्टेट गवर्नमेंट कॉल स्पेशल सेशन। नाउ सी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लताड़ लगाई थी, चाहे वो पंजाब के गवर्नर हो या केरल के हो, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहे हो आप सब लोग। तो डेज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न अबाउट गवर्नर नॉट एक्टिंग ऑन बिल्स, तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि रिटर्न 10 पेंडिंग बिल्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब इसी के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया है। क्यों? ताकि इसको दोबारा से पास किया जा सके बिल। एंड आपको पता होगा कि अगर कोई बिल रिटर्न होने के बाद दोबारा पास कर दिया जाए तो फिर गवर्नर के लिए मैंडेटरी हो जाता है उस बिल को एसेंट प्रोवाइड करना। ओके, अनलेस कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व ना रखना चाहें। सो इन्होंने जो बिल रिटर्न किए हैं उसमें से एक है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। कुछ एंटी करप्शन मेजर्स रिलेटेड बिल हैं, कुछ अर्ली रिलीज ऑफ प्रिजनर्स वगैरह से रिलेटेड बिल हैं। द स्टैंड ऑफ हाइलाइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा अबाउट द रोल एंड पावर्स ऑफ गवर्नर। एंड द कंसर्न इज कि ये जो 10 बिल इकट्ठे इन्होंने वापस रिटर्न किए ना, द रिटर्निंग बिल्स एंड मास से रेजेस क्वेश्चन अबाउट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये भी अपने आप पे एक कंसर्न है कि आपने 10 बिल सारे के सारे एक साथ रिटर्न कर दिए, मतलब एक भी बिल इस लायक नहीं था जो आपका एसेंट रिसीव कर सकता था। ओके, तो ये जो गवर्नर टॉपिक है ना, इसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो ये अपने आप में 1 घंटे का लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कभी मेन सीरीज में अलग से देखेंगे। या, और कुछ बिल हैं वैकेंसीज इन तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। द बिल वुड बी टेकन अप ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन। द स्पेशल सेशन बी हेल्ड अंडर असेंबली रूल 26। जिस तरह लोकसभा राज्यसभा इनके हाउसेज के अपने अपने रूल्स होते हैं ना, उसी तरीके से असेंबलीज भी अपने खुद के रूल्स बनाती है। रूल ऑफ द हाउस, वंस द असेंबली पासेस द बिल अगेन द गवर्नर इज बाउंड टू अप्रूव दैम, फिर वो रिटर्न नहीं कर सकते। और अभी पंजाब का जो केस था, पंजाब के गवर्नर और गवर्नमेंट का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट एनी अटेम्प्ट टू कास्ट डाउट ऑन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर वुड बी फ्रॉड विद ग्रेट पेरिल्स टू डेमोक्रेसी। ओके, तो ये इस तरह के वर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए आपको। टेक ए नोट ऑफ दैम। Governor has positioned himself as a political rival to legitimately elected government. Governor's action should not be driven by personal discretion but must reflect the satisfaction of Council of Minister and aid, जिसकी aid and advice पर उनको काम करना चाहिए। The President or the Governor generally exercises all his power and functions. Okay, both Governor and President exercise their power and function on aid and advice of Council of Minister. ठीक, प्रोवाइडेड कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली जो मेंशन किया है कि किस किस सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन होगा गवर्नर का, उन केसेस में आप अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कीजिए। बट जहां पर बिल को एसेंट देना है या नहीं देना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही आप डिसाइड करते हो। ऑलराइट, आप सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हो जो कि इन्होंने किया है। अगर दोबारा पास किए जाएंगे तो उनको एसेंट देना पड़ेगा, या फिर देयर इज ओनली वन थिंग कि आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हो इन बिल को, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मेंशन है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ओके, और एक्यूआई आपको मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ। इसके अलावा एक्यूआई, जीआरए ऐप या सीएक्यूएम, ये सब मैं आपके साथ पहले मेंस 450 प्लस के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो बच्चे उसमें सब्सक्राइब हैं वो जानते होंगे। बाकी फिर भी मैं आज आपको इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हियर, व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान?
ठीक, ये भी एक तरह का इमरजेंसी मेजर ही है जो प्रिवेंट करना चाहता है दिस एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर रीजन. It was approved by Supreme Court in 2016 after Supreme Court order in matter of MC Mehta versus Union of India case, and these rules were notified in 2017. अब देखिए, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है CAQM. जब 2020 तक देयर वाज ए बॉडी दैट EPCA, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये बॉडी एडमिनिस्टर कर रही थी इन सब रूल्स को. ठीक है, इसके बाद इस बॉडी को डिसॉल्व किया गया EPCA को और रिप्लेस किया गया विद CAQM इन 2020. ओके, अब ये CAQM रिलाई किस पे करता है कि एयर क्वालिटी कैसी होगी? ये रिलाई करता है मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट बाय IITM एंड IMD. चार स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4. ठीक है, स्टेज 1 कब किक इन होती है? जब AQI आपका 200 से 300 के बीच चला जाता है. ठीक है, तो ऐसे में फिर आप बैन कर देते हो ये डीजल से चलने वाली गाड़ियां, पेट्रोल व्हीकल, इस तरह की चीजें. ये स्टेज 2 होती है वेरी पुअर 300 से 400, देन सीवियर जब AQI 400 से 450 हो जाए, सीवियर प्लस जब AQI ग्रेटर देन 450 हो जाता है. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी दिल्ली इसी स्टेज में है और यहाँ पर देयर विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द सिटी. ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जो रजिस्टर तो हैं आउटसाइड दिल्ली. ठीक है, अगर स्टेज 4 पर हम पहुंच गए तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं दिल्ली में, CNG व्हीकल चला सकते हैं या BS6 नॉर्म से मीट करने वाले डीजल व्हीकल, या फिर व्हीकल कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज लाइक जैसे हरियाणा से मिल्क वगैरह सप्लाई हो रहा है. ओके, अब इसके बाद अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्या इनिशिएटिव लिए गए आज तक, तो ये सारे इनिशिएटिव हैं. ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हमने आज देख लिया. ठीक है, मैनेज बाय CAQM. ठीक है, CAQM ने किसको रिप्लेस किया है? EPCM को. ओके, इलेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वाली बॉडी. उसके बाद इसके अलावा और क्या एक्शन लिए? तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि लेकर आए थे कि अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो आप ही को पे करना पड़ेगा. ओके, स्पेशली पावर प्लांट टाइप के या प्राइवेट इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन पर लागू किया गया था कि जो पोल्यूट कर रहा है वही पे करेगा. स्मोक टॉवर लगाया गया दिल्ली में, जो कि ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं रहा, बस लगा दिया गया. कि एक टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर लगाया गया है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर आए हम लोग, कि मैं आपके साथ ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में डिस्कस कर चुका हूँ. कि BS6 नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए व्हीकल्स के लिए. हम लोगों ने BS4 इंप्लीमेंट किए, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर गए हैं, सॉरी, BS4 इंप्लीमेंट किए, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर गए BS6 पर. हमने 5 को स्किप कर दिया. नाउ हमने न्यू कमीशन बनाई CAQM. ठीक है, अभी हमने ऊपर इसी के बारे में बात की. टर्बो हैप्पी सीडर, हैप्पी सीडर का क्या काम था कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसके लिए हम लोगों ने हैप्पी सीडर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सब्सिडाइज किए थे फार्मर्स के लिए, ताकि वो पराली को बर्न ना करें, हैप्पी सीडर यूज करें और उसके थ्रू कट करें. इसके अलावा हम लोग एक सफर ऐप लेकर आए थे, अगेन मेंस 450 में डिस्कस कर चुके हैं. डैशबोर्ड बनाया है एयर क्वालिटी के लिए, जगह जगह लगाया गया, वो कलर के थ्रू बताता है कि इस वक्त एयर क्वालिटी क्या है आपकी. AQI पिछले इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में भी हमने बात की थी AQI की. ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ऑलरेडी देयर इज एक्ट 1981 में आया था. फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अल्टीमेटली गोल क्या था कि इंडोर क्लीन एयर पर ध्यान दिया जाए, सिर्फ आउटडोर ही नहीं, इंडोर भी. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कहीं ना कहीं आज तक डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली में इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है एयर पोल्यूशन को. ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने न्यूज़पेपर पे. हाँ, यहाँ पर एपिलेप्सी के बारे में कुछ बातें हैं. एपिलेप्सी होता है क्या है? एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर. व्हाइल इट्स कॉजेज आर मल्टीफेस्टेड, जेनेटिक्स प्ले ए पाइवटल रोल इन अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्स कंडीशन. ठीक है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ अदर स्पॉन्टेनियसली भी हो जाते हैं. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी. इलेक्शन चल रहे हैं 5 स्टेट में, तो काफी चीज इलेक्शन रिलेटेड ही है. यहाँ पर यूके लीडर्स के साथ इन्होंने फिर से खालिस्तान इशू रेज किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने. इट रेज इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स अबाउट प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म इन यूके. ओके, क्योंकि वहां पर इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, कई बार वायलेंट भी कर रहे हो, जैसे इंडिया हाउस के सामने हुआ था. इट इज अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. एंड देन हमारे FTA नेगोशिएशन चल रहे हैं इनके साथ, उसमें कुछ प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है. ठीक है, उसमें हमने बात करी थी क्या क्या इशू आ रहे हैं, जैसे रूल ऑफ ओरिजिन एक इशू था, IPR रिजीम एक इशू था. तीसरा, कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो लोग चाहते हैं कि इंडिया ड्यूटी कट करे. ओके, और वो वाइन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, तो वो चाहते हैं कि हमारी वाइन भी यहाँ पर इसलिए सेल हो पाए. ठीक है, तो ये 3-4 इश्यूज थे FTA में जिन पर प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे. और उसके अलावा एक इशू इंडिया की नज़र में जो है वो है प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म, जिनको काफ़ी सेफ्टी मिलती है कनाडा और UK में.
Now there were violent protests at India House in March. We need close collaboration on combating violent extremism and radicalism and agreed to deepen and expand dialogue on this. Let's move on to next. Now, इंडिया ने फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, ये हम लोगों ने कब किया था? मार्च में। अब हमने किया है सेकंड। फर्स्ट वाला भी वर्चुअल हुआ था, ठीक है, वर्चुअली, और ये वाला भी वर्चुअल होगा। फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और ये वाले के चेयरमैन खुद होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो इसी को एड्रेस करेंगे। इंडिया विल होस्ट द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन ए वर्चुअल फॉर्मेट सेकंड टाइम। Okay, it will be chaired by Prime Minister Narendra Modi. Ministry of External Affairs said that India hosted inaugural Voice of Global Summit in January. जनवरी में किया था और वो भी वर्चुअली किया था हमने। This unique initiative brought together 125 countries of Global South to share their perspective and priorities on common platform. Ultimately हमारा विजन क्या है? We want to be leader of Global South. Okay, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, इनके साथ सिर्फ हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम आपको देते जाएंगे, ठीक है, आप हम पे डिपेंड होते जाइए, लोन लेते जाइए या डेट ट्रैप जैसा कुछ नहीं। हम पार्टनर बनना चाहते हैं इनके साथ कि आपकी डेवलपमेंट में हम बराबर साथ देना चाहते हैं आपका। ओके, वी वांट टू एम्पावर यू, वी वांट टू बिल्ड योर कैपेसिटी, कि आप खुद अपना डेवलपमेंट कर सकें। वी आर वर्किंग टू एंश्योर दैट कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ रिसीव ड्यू कॉग्निजेंस स्पेशली इंटरनेशनल लेवल। आवर कॉमन एस्पिरेशन ऑफ मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर। प्लीज ये पॉइंट्स अपने आंसर उसमें नोट्स में रखिए। इसके अलावा अलग अलग सेशन होंगे कई चीजों पर, ये पॉइंट्स लिख लीजिए अपने नोट्स में, काम आएंगे, ठीक है। ग्लोबल साउथ एंड वन डेवलपमेंट, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सिर्फ लीडर तो हमें बनना है, लेकिन हम किस किस एरिया में कॉपरेट कर सकते हैं, तो ये इस तरह की चीजें आपके पास आएंगी। ग्लोबल साउथ एंड वन डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। हम एनर्जी में कॉपरेशन कर सकते हैं, अफोर्डेबल इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी कैन कोलैबोरेट ऑन सॉल्यूशंस फ्रॉम ग्लोबल साउथ फॉर वन हेल्थ। वन हेल्थ अप्रोच क्या था कि सिर्फ मैन की, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे ध्यान नहीं देना हमें, प्लांट, एनिमल्स। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा आज वर्ल्ड किससे परेशान हो रहा है? जूनोटिक डिजीज से। कोई बैट से आ रहा है, कोई चिकन से आ रहा है, ओके, बर्ड फ्लू हो चाहे कोविड हो, ये सब क्या है? ये जूनोटिक डिजीज है। तो वन हेल्थ अप्रोच बात करता है कि पूरे एनवायरमेंट, पूरी हमारी जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ पे वर्क करना है। ग्लोबल साउथ एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ओके, रेजिलिएंट सप्लाई चेन हमने कल भी बात की थी आईपीएफ में, कि आईपीएफ में हमने कल बात की थी, 4 पिलर थे, उसमें से एक क्या था? रेजिलिएंट सप्लाई चेन। तो ये रेजिलिएंट सप्लाई चेन हमें डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी बिल्ड करनी है। वहाँ यूएस वगैरह है वो ठीक है अपनी जगह, ओके। फर्स्ट जो समिट हुआ था उसका क्या थीम था? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नाउ अब यहाँ पर हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है जकार्ता। जकार्ता कहाँ आता है? इंडोनेशिया में। India is committed to freedom of navigation, overflight, and unimpeded lawful commerce in international waters in accordance with international laws. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अगेंस्ट चाइना ओनली, ठीक है, क्योंकि वही साउथ पैसिफिक में सब कुछ अपनी अपने लिए डिमांड करता है कि ये पानी मेरा है, ये पूरी 9 डैश लाइन तक का एरिया मेरा है, पर जबकि वर्ल्ड ओवर चाहता है कि इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हुए एक इंडिपेंडेंस रहे, उसमें पूरी पूरी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे सबके लिए, राइट। तो ये पूरे समिट पे इंडिया ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो अल्टीमेटली चाइना पे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस वॉज द 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। प्लस का मतलब क्यों है वही मैं आगे आपको बताता हूँ। जकार्ता में हुई थी क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू एंश्योर एंड्योरिंग पीस एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। नाउ दिस ADMM प्लस कंप्राइजेस 10 नेशन। आसियान के 10 ग्रुप हो गए, 10 नेशंस हो गए, ठीक है, 10 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ आसियान। उसके अलावा 8 डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। अभी डायलॉग पार्टनर्स वही हैं जो किसी ना किसी तरीके से पैसिफिक ओशियन से डील करते हैं। इंडिया, चाइना, ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नेबर है, ठीक है, जापान, कोरिया दोनों नेबर, उसके अलावा रशिया एंड साउथ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो ये डायलॉग पार्टनर्स हैं, 8 डायलॉग पार्टनर्स। इंडिया डायलॉग पार्टनर बना था 1992 में एंड इंडोनेशिया इज द करंट चेयर। अच्छा, 92 में हम डायलॉग पार्टनर तो बने, बट क्या आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये जो समिट है, ठीक है, ये समिट स्टार्ट कब हुआ है, किस ईयर में, ठीक है, या ये बताइए कि आसियान कब बना था, किस ईयर में बना है आसियान। Okay, so India said that India is committed to freedom of navigation, overflight, and unimpeded lawful commerce in the international waters as per the provision of UN clause 1982. यूएन क्लॉज को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसमें हमें काफी चीजें जाननी होंगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इसके बारे में हम जानेंगे सेपरेटली।
नाउ प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वर्ड्स कहे थे जो अभी तक काफी अच्छे लगते हैं सुनने में। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये इन्होंने रशिया को कहा था। ओके, एंड वी शुड गिव अप अस वर्सेस देम माइंडसेट, नो अस नो देम बट ओनली वी। महात्मा गांधी का एक कोट लिया गया है यहाँ पर, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे। अब ये कोटेशन पे जरा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्योंकि ये ऐसे कोटेशन आपको ऐसे में मिल सकते हैं, पूरी चांसेस हैं। देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे। सो अभी हमने कल देखा भी था कि हमारे जो नेवी चीफ थे उन्होंने भी कुछ कहा था, देयर इज अ फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साउथ चाइना सी, there are violations of established code of conduct or confidence building measures. It poses a clear and present danger to good order and discipline at sea. Then हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहना है टेररिज्म इज अ सीरियस थ्रेट ऑब्वियसली। ओके, तो हमें रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेनी चाहिए दैट आर कंसल्टेटिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड एंड शुड रिफ्लेक्ट द लार्जर कंसेंसस अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। India is committed towards nurturing practical, forward-looking, and result-oriented cooperation with ADMM Plus for enhancing maritime security in the region. ये पॉइंट भी आपके नोट्स में होना चाहिए क्योंकि ये इस तरह की वर्ड जरूरी है। वी आर नर्चरिंग, ऐसे सिर्फ हम ऐसी डिप्लोमेटिक बातें या आइडल बातें नहीं कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल, फॉरवर्ड लुकिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कॉपरेशन विद ADMM प्लस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमास इसराइल कन्फ्लिक्ट में इंडिया का वही कहना है कि there should be de-escalation of the situation, and it underlined the need for observing international humanitarian law in face of increasing civilian casualties in the conflict. New IT platform to track medicine end to end. अब आप लोगों ने काफी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ई फार्मेसी वगैरह के, ठीक है, जहां पर आप दवाई ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बट इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ मेडिकेशन ही करने लगे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रॉपर डॉक्टर का बिल दिखाना, वो दिखाना होगा, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उसके बाद ही आपको मिलेगी। तो ये ऑनलाइन पे जो हो रहा है ना, तो इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है जो पूरा एंड टू एंड ट्रैकिंग करेगा, यानी कि दवाई में यूज होने वाले रॉ मटेरियल से लेकर तो पूरा दवाई के फाइनल कंजम्पशन तक। तो आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल से स्पेशली गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, हमने न्यूज़पेपर में देखा था, इनसे काफ़ी कंप्लेन आई है कि हमारे जो दवाइयाँ थी काफ़ी स्पूरियस थी, उसकी वजह से कुछ डेथ हुई है इनके यहाँ पर। तो वो क्वालिटी वगैरह इंश्योर करना, ये सब करने के लिए हम लोग एक सिंगल पोर्टल ला रहे हैं जो सब कुछ ट्रैक करेगा। द इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म दैट अपेक्स ड्रग रेगुलेटर CDSCO, ये हमारा एपेक्स ड्रग रेगुलेटर है जो ये सारे काम देखता है। CDSCO किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, now it is working on to bring in transparency and uniformity in all its processes and create confidence in domestic and international markets, to track products right from stage of procuring raw material to supply chain to finally patterns of consumption categorized by quantity, area and season. It also need to upload जो retailers होंगे medical वाले, they also need to upload their invoices on the portal for this end-to-end tracking to become possible. All other portals used by drug regulators till now will be discontinued, क्योंकि इसके बाद हम ये सिंगल पोर्टल यूज करेंगे। This will be a single window for all drug regulatory activities. The idea is to create a unified portal was first proposed during चिंतन शिविर, that is brainstorming session होते रहते हैं इनके, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स आते हैं। Indian manufactured syrups were found to be contaminated and were even linked to death of children in Gambia and Uzbekistan. It was decided that the global standards for good manufacturing practices, ये हमने बात की थी GMP, ठीक है, WHO के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विल बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल इंडियन कंपनीज। ठीक है, इसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया था, फिर कुछ कंपनीज के लिए 12 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया गया। Another important function of the portal will be to share information about spurious and not of standard quality medicines with state regulator to tackle the problem of the movement of these drugs. It will also help track all type of court cases for prosecution and conviction. The platform will bring online activities that are still done physically, like periodic safety updates या show cause notices, adverse event reporting, post approval changes. ये सब अभी physically होता है, but इसको भी online कर दिया जाएगा। The portal will help improve inspections by assigning inspectors at random to various sites in a mass manner and randomized.
ओके, नेक्स्ट है फ्रेम पॉलिसी फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि आपको 5 साल हो गए तब से हम कह रहे हैं कि आप ये ऑनलाइन सेल हो रही है जो ड्रग्स की, इसके लिए कुछ पॉलिसी फ्रेम कीजिए। बट गवर्नमेंट कह रही है हमें टाइम लगेगा, बट 5 साल बहुत होता है। तो हाई कोर्ट ने कहा है हम आपको लास्ट 8 वीक्स दे रहे हैं, इसमें आप कीजिए। नाउ Delhi High Court on Thursday granted one of last opportunity to center to frame policies for online sale of drugs within 8 weeks। क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने पीआईएल फॉर्म फाइल की थी टू सीकिंग ए बैन ऑन इलीगल सेल ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन ऑनलाइन थ्रू ई फार्मेसीज, जो एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखते हो। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, लोग खुद से ही जो मन कर रहा है दवाई ले रहे हैं। सेल ऑफ ड्रग्स विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन एज वेल एज सेल ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज भी जो एज ए ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि 5 साल लग गए हैं आपको और अभी भी आप कह रहे हो हमें और टाइम लगेगा। In December 18, High Court passed an order staying the online sale of medicine by e-pharmacies since the same was not permitted under Drug and Cosmetics Act 1940 and Pharmacy Act 1948। ओके, इसके अंतर्गत आपको लाइसेंस लेना पड़ता है तब जाकर आप ये ड्रग्स वगैरह सेल कर सकते हो। बट ये जो ऑनलाइन फार्मेसीज आई हैं ये इन्होंने ना कोई लाइसेंस लिया इसके अंदर में, ना कुछ कर रहे हैं, ये बस सेल किए जा रहे हैं। The plea contends that sale of drugs and prescription medicines online is illegal and without any mandate of law। अब ये बात ध्यान से सुनिए। The plea contends that same was in violation of Article 14, 19 and 21 of Constitution of India as it resulted in a denial of level playing field between online and offline pharmacy। ओके, तो ये बात तो सही है, इक्वल फील्ड तो नहीं दे रहे हो आप। यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो भी कैंपस ओपन करना चाहें, बस हमने ये टारगेट रखा है कि वर्ल्ड के टॉप 500 में होना चाहिए आपको, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप हमारे यहाँ कैंपस खोलें। तो इटली का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिंगोनी, ठीक है, ये वर्ल्ड के टॉप 100 आर्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट में आता है। तो ये भी यहाँ पर एक ब्रांच खोलना चाह रहा है, बट ये ब्रांच खोल रहा है लेकिन ये सिर्फ आपको सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर कर रहा है। इट ओनली ऑफर सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब बस सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद आप जानिए। नाउ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हमने बात की थी, ये इसकी रैंक है 375 और ये बैंगलोर में कैंपस खोलना चाहता है। इसके अलावा हमने ज्वाइंट कैंपस खोलना भी अलाउ किया है, जैसे यहाँ पर 6 अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो कोलैबोरेट करके कैंपस खोलना चाहती हैं। नाउ यहाँ पर ये इधर जो म्यांमार है, यहाँ पर मिलिट्री जनता का रूल चल रहा है, वी ऑल नो, राइट। और इधर हमारा मिजो है, मिजो में रहते हैं हमारे कुकी लोग और म्यांमार में रहते हैं चिन, और ये हैं आपस में एथनिकली सेम, ठीक है। तो ये चिन लोग फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट मिलिट्री जनता और फिर ये लोग माइग्रेट होकर आ जाते हैं मिजोरम में, इंडिया की तरफ। तो कहीं ना कहीं इंडिया म्यांमार के रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है कि हमारे अगेंस्ट लड़ने वाले जो फाइटर्स हैं, ठीक है, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, ये इंडिया में एक सेफ हेवन एंजॉय कर रही हैं। और एक तो इंडिया ने कहा है देयर शुड बी सेसेशन ऑफ फाइटिंग बिटवीन म्यांमार मिलिट्री एंड एंटी जनता ग्रुप्स नियर द इंडो म्यांमार बॉर्डर दैट हैज ट्रिगर्ड इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार रेफ्यूजीज टू मिजोरम। और मिजोरम के बारे में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। पहला, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि क्लोज कर दो बॉर्डर को, म्यांमार गवर्नमेंट ने सॉरी मिजोरम गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि उनको कहा गया था कि एटलीस्ट बायोमेट्रिक रखिए, जो लोग आ रहे हैं उधर से म्यांमार से उनके बायोमेट्रिक रखिए। तो म्यांमार मिजोरम सरकार ने ये भी मना कर दिया कि अगर हम बायोमेट्रिक रखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करके इनको कल को वापस भेज दोगे, जबकि ये हमारे ही रिश्तेदार हैं। ओके, जी एंड बाइडेन की मीटिंग हुई है, अब इनके बीच काफी सारे रिलेशन डाउन चल रहे हैं। सबसे बड़ा इशू है कि जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर यूएसए ने बैन लगाया है अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज पे, कि अभी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे चाइना के साथ, आप वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल चिप्स ऑफ लेस देन 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो चाइना को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे उसका जो डेवलपमेंट था स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है। तो फाइनली ये लोग अपने सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं इशू। तो पहला तो यूएसए ने, इन लोगों ने रिज्यूम किया है मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, रिज्यूम कर लिया है। ओके, चाइना एग्रीड टू क्रैक डाउन ऑन द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ फेंटेनिल। ये एक डेडली ड्रग होती है या एडल्ट्रेंट कह सकते हो आप, नार्कोटिक्स में यूज होता है। हालांकि ट्रेड और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन में कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस एज इट इज ही हैं। और चाइना को दिक्कत है कि आपने क्वाड बनाया, आपने आकुश बनाया, आप टाइज अपने डिपेंड कर रहे हो जापान के साथ, एंड नॉट जस्ट जापान बल्कि आप फिलीपींस के साथ भी टाइज अपने फिर से डिपेंड कर रहे हो। ओके, तो ये सब एक तरह से प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट शुरू कर रहा है कि कॉर्ड बना है तो उसका गोल क्या है, चाइना को कंटेन करना। आकुश बना है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जापान के साथ फिर से मिलिट्री स्ट्रेंथ डीप कर रहे हैं, क्योंकि जापान ने बहुत मारा था चाइनीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो चाइना हमेशा हाइपर हो जाता है जब भी जापान अपनी थोड़ी सी भी मिलिट्री एक्टिविटी शुरू करता है आज के टाइम में भी।
उस तरीके से फिलीपींस के साथ अभी एक जगह पर प्रॉब्लम हुई थी जहां पर चाइनीज नेवी ने बैरियर क्रिएट कर दिए थे। ठीक है, तो फिलीपींस में हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि यूएसए का सपोर्ट उसके पास है। फॉर न्यू दिल्ली हमारी तरफ से बड़ा कंसर्न क्या होता है कि चाइना वूइंग ऑफ अमेरिकन बिजनेस, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब ये जो बड़े बड़े बिजनेस है चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ आए। ओके, और कर भी रही हैं काफी सारी कंपनीज, क्योंकि उनकी कंसर्न है पहला जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूक्रेन वॉर में चाइना ने लगभग अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखा है रशिया को। ऑलराइट, ईरान के साथ चाइना पूरी तरीके से डील कर रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रही हैं, तो कंपनीज भी चाहती हैं कि ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करें जहां यूएसए के अगेंस्ट ना हो एटलीस्ट वो। अनरीजनेबल कोविड restriction and slowdown in Chinese economy, slowdown तो काफी चल रहा है वहाँ। Indian economy could greatly benefit from potential flight of capital and investment from China। तो यही हमारा ड्रीम है, यही हमारा गोल है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें की हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं है। India's economic rise as world fastest growing large economy is moving towards 5 trillion mark and third spot। ये थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे हम लार्जेस्ट, अभी फिफ्थ में। फेवरेबल कंडीशंस क्या है हमारी? लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, सस्टेन रिफॉर्म्स जैसे आईबीसी कोड वगैरह हमने काफी सारे किए हैं। ठीक है, काफी हैवी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन। मैं ये सब आपको कराऊंगा मेन सीरीज में, आईबीसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड सो ऑन। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, दैट इज हमारी काफी सारी पॉपुलेशन अंडर 25 ईयर्स है। एंड एम टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2027। बट इसके अलावा हमारी सॉफ्ट पावर जो है ना वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। जैसे हमने G20 समिट को काफी सक्सेसफुली सिर्फ होल्ड ही नहीं किया बल्कि काफी हाई स्टैंडर्ड भी सेट किए। एंड हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन डिलीवर किया जबकि काफी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी इस टाइम। ओके, और ये माना जा रहा था कि एक कंसेंसस बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, बट हमने कर लिया। ओके, सिमिलरली हमने कॉर्ड में अपना पार्टिसिपेशन और तेज किया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया न्यूज़पेपर में। फर्दर आर नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड योग डे इज ओड टू आर ट्रेडिशन, ये भी हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्वेस्टेड हैविली इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले सिर्फ क्रिकेट की बात होती थी, अब क्रिकेट में आईपीएल के साथ साथ देयर इज इंडियन सुपर लीग फॉर फुटबॉल, प्रो कबड्डी लीग, ये भी काफी सक्सेसफुल रही है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग, हॉकी इंडिया लीग, तो काफी सारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने हॉकी में बहुत इन्वेस्ट किया है। राइट, उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर भी काफी बेटर हो रहा है अब हमारा स्पोर्ट्स। एग्जांपल नीरज चोपड़ा। ओके, फिल्मों की बात करें तो नाटू नाटू फ्रॉम ट्रिपल आर मूवी, इट वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी सॉन्ग टू विन एन ऑस्कर। योग इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट of India's ancient tradition. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, with the world and with nature। जून 21 को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल योग डे। उसका प्राइम मिनिस्टर ने कंसेप्ट दिया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। कहां पर दिया था? COP26 ग्लासगो समिट। इसमें बात की गई थी इंटरनेशनल मास मूवमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। इंडिया हैज एक्वायर्ड इमेंस क्रेडिबिलिटी। इंडिया इमर्ज एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, अभी हमने पीछे भी एक आर्टिकल देखा ग्लोबल वॉइस साउथ पर। एड्रेसिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट टू अदर नेशन। ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना डीपीआई, इस पे मैं आज आपको मेंस 450 प्लस में कंप्लीट लेक्चर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। ठीक है, इस पे आपको लेक्चर मिल जाएगा आज मेंस 450 में। और भी जो दूसरे इश्यूज हैं लाइक सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंट सप्लाई चेन। The responsibility to build and capitalize on this influence cannot be that of government alone. It requires collective efforts from all sections of society. The diaspora too play a pivotal role in promoting our culture and values. यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने देखा था एक इशू कि women चाहे उनकी सेफ्टी के लिए कितने भी लॉ बना गए, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने से लेकर तो फाइनल जजमेंट आने तक उनको काफी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे एफआईआर में काफी सारी इशू होता है कि पुलिस वाले कहते हैं यार देखिए मत कीजिए केस, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसमें सिर्फ आपका खर्चा ही होना है, टाइम वेस्ट होना है, पैसे वेस्ट होने हैं, अल्टीमेटली कुछ निकलेगा नहीं। तो वुमेन के लिए एफआईआर फाइल करवाना इतना ईजी नहीं है ना। अगेन जब मैं यहाँ पे इस केस की बात कर रहा हूँ, ये आर्टिकल एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से लिख तो दिया इन्होंने, बट इन्होंने पूरे ही वुमेन को एक होमोजेनियस ग्रुप मान रखा है। इस आर्टिकल को लिखने वाले एडिटर की नजर में वुमेन को अभी भी विक्टिम है दे आर। ओके, और ये क्रिटिसाइज कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ वर्ड्स कहे थे कि सेक्शन 498, ठीक है, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, इसका काफी मिसयूज हो रहा है। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्ड थे, तो ये उसी को क्रिटिसाइज कर रही है। बट एट द सेम टाइम यू कांट कंसिडर वुमेन एज ए होमोजेनियस ग्रुप एनी मोर। देयर आर वुमेन हु आर मिसयूजिंग द लॉ, बट एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो वुमेन हु आर इवन इवन नाउ दे आर नॉट शील्डेड बाय द लॉ। Okay, so please don't consider women as a homogeneous group anymore. Now, the legal process is tagged against women
फॉर एग्जाम्पल फिजिकल वायलेंस, इकोनॉमिक अब्यूज यानी कि पैसे नहीं देना या उनकी पैसे छीन लेना, जैसा कि कई बार लोअर क्लास फैमिलीज में काफी देखा जाता है कि वाइफ अर्न कर रही है एंड हस्बैंड छीन लेता है। ओके, वर्बल अब्यूज, गाली वगैरह देना, इमोशनल अब्यूज, टॉन्टिंग ए women about her looks, education, cooking skills, or sexual violence like forced sex. Crime against women have increased year on year. NCRB report 2015, every day 21 women die because of dowry. And now NCRB report 2019, 4 lakh cases were registered under section 498A, that is cruelty to women. National Family Health Survey 5 बताता है 30% of women between age 18 to 49 experience physical violence. Okay? 498 सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में, उसके पहले नहीं था, टू टैकल द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसके पहले आईपीसी सेक्शन में, आईपीसी में कुछ सेक्शन थे लाइक 319 टू 338, ओके, वो डील करता था विद असॉल्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, बट पुलिस रेफ्यूज टू अप्लाई दीज जनरल प्रोविजंस टू केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसीलिए फिर जरूरत पड़ी कि नहीं, अगर पुलिस इन सेक्शंस को अप्लाई करने से आनाकानी करती है तो फिर एक स्पेसिफिक स्पेशल सेक्शन ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए आईपीसी में, दैट इज 498A। ओके, तो फिर ये इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1983, ओके, जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, याद रखने के लिए। नो 498 बात करता है विमेन के अगेंस्ट क्रुएल्टी की, बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल एज वेल. It is likely to drive women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb, or health. There is still police apathy towards recording FIR in cases of domestic violence. It stems from patriarchal mindset. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट किया है जुडिशरी ने दैट विमेन आर मिसयूजिंग द लॉ, तो ये भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्की दिखाता है एज पर द एडिटर ऑफ द आर्टिकल. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 498 A IPC is being misused and said section is used as a weapon rather than shield by disgruntled wives. ये सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है, ठीक है. Women are misusing the law. Such comments send out a dangerous message to all the implementing agencies and will only serve to snuff out the hopes of women approaching the law to address the serious issues of domestic violence. इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखिए, कहीं ना कहीं काम आएगा आपको कोट करने में. ओके, अब इधर देखिए जरा, रशिया. Russian rocket forces loaded an intercontinental ballistic missile equipped with nuclear-capable Avangard hypersonic glide vehicle into launch silos in southern Russia. अब गॉड नोज कि रशिया के यहाँ पे क्या इंटेंशन है, बट थोड़ा पगला रहा है. म्यांमार ने ऑर्डर किया अपने सिविल सर्वेंट्स और एक्स मिलिट्री के लोगों को कि प्रिपेयर रहिए किसी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने भी प्रो डेमोक्रेसी के लोग हैं ना, प्रो डेमोक्रेसी, they are taking help of these ethnic violent groups. First, we all should fight against this military junta, that is the military rule, and let's establish democracy first. तो म्यांमार मिलिट्री को लग रहा है कि ये सब इन्होंने कॉल दिया है रोड टू नेपितो. नेपितो इज द कैपिटल, कि हमें कैपिटल की तरफ बढ़ना है और मिलिट्री से वापस से अपनी कैपिटल सिटी को रिलीज कराना है. तो मिलिट्री को लग रहा है कि देयर शुड सिविल वॉर बढ़ने वाली है यहाँ. So military ordered all government staff and those with military experience to prepare to serve in case of emergency. Okay, after the junta reported heavy assault from insurgents in several places. तो अभी कैपिटल में तो पीस है, बट म्यांमार में कई जगहों पर असॉल्ट हो रहा है मिलिट्री के अगेंस्ट. A parallel government formed by pro-democracy politicians to oppose the military and allied with some insurgent factions have launched a Road to Naypyidaw campaign, which it says is aimed at taking control of the capital. Military was facing heavy assault from significant number of armed rebel soldiers. Myanmar military has battled ethnic minority and other insurgencies for decades, but a 21 coup had brought coordination between anti-military forces. अभी जितनी anti-military forces है ना, ये पहले सब बिखरी बिखरी थी, बट ये coup होने के बाद ये सब एक हो गई है, यूनाइट कर दिया इस इंसिडेंट ने इनको कि पहले हमें इस मिलिट्री जनता से निजात चाहिए. नाउ हमने पहले एक टर्म डिस्कस किया था, सेफ हार्बर. सेफ हार्बर क्लॉज कि क्या था? सेफ हार्बर क्लॉज इज लाइक जैसे ट्विटर है यानी कि आपका एक्स, इस पे अगर कोई कुछ पोस्ट करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विटर वालों पे केस कर दोगे कि आपके उस प्लेटफॉर्म पे ये क्यों हुआ. आप सिर्फ उन्हें ऑर्डर दे सकते हो कि आप ये टेक डाउन कर लीजिए, ये गलत हुआ है, ठीक है. मगर उनको वो सेफ हार्बर क्लॉज दिया जाता है कि ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ हो रहा है. जैसे अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहां कोई अनअकैडमी का कोर्स सेल करता है और किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आप अगर ग्रुप के एडमिन हो तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. ओके, आपने तो सिर्फ एक ओपन ग्रुप बनाया था, सामने वाले ने सेल किया और सामने वाले ने खरीदा, वो उनके बीच का मैटर है. ओके,
बस वैसे ही कुछ यहाँ होता है। एनी इंस्टेंस ऑफ बायस इन द कंटेंट जनरेटेड थ्रू एल्गोरिदम्स, सर्च इंजन और एआई मॉडल्स will not be entitled to protection of section 79, that is safe harbor clause of information technology rules। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर कोई भी एक बायस्ड चीज आती है, ओके, तो उसमें ये प्लेटफॉर्म ये नहीं कह सकते कि ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है नहीं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप सिर्फ उसमें एक डिस्क्लेमर डाल देते हो कि इंटरमीडियरीज अगर डिस्क्लेमर डाल देती हैं उस एआई जनरेटेड कंटेंट के नीचे कि इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो ये डिस्क्लेमर सफाइस नहीं होगा। गवर्नमेंट की स्टैंड ये है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया बिल जो अभी प्रोसेस में है आने की, which will address AI regulation in detail but does not mean that currently there is a vacuum। Okay, so this platform should be watchful कि AI कंटेंट कोई भी अगर उनके यहाँ जनरेट हो रहा है या शेयर हो रहा है, okay, चाहे गूगल हो, चैट जीपीटी हो या गूगल बार्ड हो, अगर आपका कोई AI कंटेंट जनरेट हो रहा है तो फिर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे अगर वो गलत हुआ तो। ओके, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि हम तो गूगल वाले हैं, हम तो सेफ हार्बर एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आप सिर्फ जरा सा एक डिस्क्लेमर भी डाल देते हो नीचे कि ये एक्सपेरिमेंटल है तो भी सफाइस नहीं होगा। ओके, तो आप मेक श्योर कि आप बायस कंटेंट ना क्रिएट करें। यहाँ पर इंडो चाइना यूएस, तो ये जो यूएस चाइना अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग है। देयर इज ऑलवेज कंसर्न्स इन इंडिया अबाउट G2 यानी कि सीनो अमेरिकन कोलैबोरेशन इन एशिया। जैसे दोनों बात कर रहे हैं रेगुलेट करने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है। हमने देखा भी था अभी यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया था जहाँ पे चाइना एब्सटेन कर गया था और इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया था। याद रखना इस बात को, ओके। प्रेजेंट्स के स्टेटमेंट में इस तरह की चीजें आएंगी। चाइना ने एब्सटेन किया था बट हमने अगेंस्ट में वोट किया था। तो ये दोनों कंट्रीज अगर नेगोशिएट करती हुई यही दो सबसे आगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इंडिया ये नहीं चाहता कि आप आपस में ही ग्लोबल रूल्स बना लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। वी शुड ऑल्सो बी ए पार्टनर टू इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल रूल्स ऑन एआई। वे हम बाहर नहीं रहना चाहते इससे, रूल मेकिंग बॉडी से। Now, regional security issues in Indo-Pacific, current crisis in Middle East and Ukraine war in Europe, ये सब इनके बीच के टेंशन है दोनों के। There is no sign of any major breakthrough in Taiwan as well। दोनों में कुछ हुआ नहीं है मीटिंग में, बट एटलीस्ट कम से कम वो टेबल पे तो आए बात करने। Beijing demanded US to lift the variety of restriction it imposed on economic and technological cooperation with China। ये सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना का, क्योंकि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रेस रुक रही है। These include strong bilateral alliances with Japan, Korea, Australia, जो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है कि आप ये कोलैबोरेशन बढ़ा रहे, क्वाड, आकोस, ये सब हमारे अगेंस्ट ही तो है। क्रिएशन ऑफ ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क विद टोक्यो एंड सियोल, ये भी याद रखिएगा, ये भी हुआ था थोड़े टाइम पहले। ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बिटवीन जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस। रिवाइटलाइज अलायंसेस विद द फिलीपींस एंड न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया एंड वियतनाम। यूएस हैज एलिवेटेड द क्वाड्रिलेटरल फोरम, जो क्वाड समिट था उसको हमने समिट लेवल पर एलिवेट किया है, पहले वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे था। क्रिएटेड ए न्यू फोरम कॉल्ड AUKUS with Australia and UK। US face major crisis in Europe, Russian invasion in Ukraine, Middle East, etc. Now, India को क्या करना चाहिए? We should take advantage of new possibilities to strengthen its ties with US and maintaining long-standing ties with Russia and managing the difficult ties with China। ये लाइन ना तीनों याद रखना। चाइना के साथ हमें क्या करना है? यूएस के साथ और रशिया के साथ। यूएस के साथ स्ट्रेंथन करना है, रशिया के साथ मेंटेन करना है और चाइना के साथ मैनेज करना है। एडल्ट्री, एडल्ट्री से रिलेटेड एक लॉ था पहले, सेक्शन 497, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। एडल्ट्री था क्या? जैसे सपोज एक कपल है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, और दूसरा एक आदमी है, ठीक है। इस वाइफ के इस आदमी के साथ कुछ फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड, ओके। तो ऐसे में इस आदमी को पनिश किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि वाइफ को पनिश नहीं किया जाएगा, ओके। तो डिस्क्रिमिनेटरी था, गलती दोनों ने की है, बट पनिशमेंट सिर्फ इस आदमी को मिलेगी कि आपने किसी की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन क्यों बनाए, बट इस वाइफ को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरा इशू था कि अगर हस्बैंड कंसेंट दे देता है कि यस यू कैन हैव रिलेशन विद माई वाइफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो फिर वाइफ को आपने प्रॉपर्टी मान लिया हस्बैंड की, कि हस्बैंड कंसेंट दे रहा है, ओके। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको हटाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था सेक्शन 497 को। बट अगेन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो बनी है होम अफेयर्स की, जो इसको एग्जामिन कर रही है, भारतीय न्याय संहिता, जो रिप्लेस करेगा आईपीसी को, ठीक है, तो उसने कहा है कि एडल्ट्री शुड बी रीइंट्रोड्यूस्ड, राइट। It defined adultery as a criminal offense that attracted up to 5 years पहले, okay? Only man could be punished under this, not women, ठीक है। तो ये गलत था। बट अब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, उसने कहा है कि नहीं, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल एंड दोनों को पनिश होना चाहिए। उस वाइफ को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिसने मैरिज के बाहर फिजिकल रिलेशन रखे।
जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2018 में, जिसमें स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सेक्शन 497 को, बिकॉज वो डिस्क्रिमिनेटरी था। हाउस पैनल ने रेकमेंड किया इट शुड बी रीस्टेटेड बिकॉज बट इट शुड बी मेड जेंडर न्यूट्रल, दोनों को पनिशमेंट होनी चाहिए। The institution of marriage is considered as sacred in Indian society and there is need to safeguard its sanctity. 497 को माना गया था वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट का कहना था कि विमेन हैज द ऑटोनमी, ओके, उसकी अपनी बॉडी पर ऑटोनमी है। हस्बैंड इज नीदर द मास्टर ऑफ हिज वाइफ नॉट डज हैव लीगल सॉवरेनिटी ओवर हर, ओके। देयर इज एन इंट्रूशन ऑफ एक्सट्रीम प्राइवेसी ऑफ मैट्रिमोनियल स्फीयर। नाउ अब एक और काम की बात जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अंडन किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट? देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट जो भी रूलिंग देता है वो लॉ बन जाता है देश का, ठीक है, इट इज लॉ ऑफ ए लैंड। तो पार्लियामेंट कैन नॉट सिंपली पास ए लॉ दैट कॉन्ट्राडिक्ट रूलिंग ऑफ द टॉप कोर्ट। वो ऐसा लॉ नहीं बना सकता पार्लियामेंट जो इस रूलिंग के अगेंस्ट जाए, बट वो ऐसा लॉ पास कर सकता है जो इस बेसिस को ही रिमूव कर दे जिस बेसिस पर वो जजमेंट आया था, ओके। और ये जो भी लॉ आएगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है और प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली यानी जिस दिन आएगा उसके आगे से, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे की तारीख से, ऑलराइट। ये याद रखना, उस बेसिस को हटाना होगा आपको जिस बेसिस पर वो जजमेंट आया था। आप उस जजमेंट के अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकते। Okay, rest is just sports. So that's it for this session. Thanks for joining and do join the mains 450 series because it will help you immensely in your exam. Okay, so that's it for this session. Have a great day. Keep learning.